नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। विगत क्लासों में हमने फंडामेंटल राइट्स के जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे उसके काफ़ी सेक्शन को हमने कवर कर लिया था और लास्ट में हमने शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आज हम जिस फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी आज हम कौन सा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे? अंतिम मौलिक अधिकार अपना। चूंकि दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में कितने थे? हाँ, पहले मैं एक चीज़ चलो क्लास के बाद में ही जिक्र करूंगा उसका। पहले कितने हमारे यहाँ थे मौलिक अधिकार? 7 थे। लेकिन आर्टिकल 31 और 19 का एफ, इन दोनों में क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये कहां पर गए? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में ये कहां चले गए? 300 ए में। यानी अब ये क्या बन गया? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मौलिक अधिकार थे तो आप बताएंगे कितने थे? 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और ये मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 से संपत्ति का अधिकार कहां चला गया? 300 ए में। किसके द्वारा? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में। आज हम जिस मौलिक अधिकार की बात करेंगे वो मौलिक अधिकार ऐसा मौलिक अधिकार है कि जिसके बारे में ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक साइड पूरे हैं और एक साइड वो अकेला है, ऐसा आप मान सकते हैं, मतलब व्यवहारिक तौर पर। दूसरा, आज हम जिस मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो इन सभी अधिकारों को क्या है? सुरक्षा प्रदान कराता है। जिसमें हमारा आता है आर्टिकल 32। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब क्या हुआ कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या हुआ? जैसा कि आप इस एक सेकंड, जैसा कि आपको शब्द से ही क्या है ये क्लियर हो जाता है कि मैंने लिखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो मौलिक अधिकार पढ़कर आए अपने, कहां से कहां तक? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक। यहां तक हमने कितने मौलिक अधिकार पढ़े? 5 एफआरएस पढ़े। तो इनको जो सुरक्षा प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 32। कैसे प्रदान करता है अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मूलभूत बातें जाननी लेनी जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32 के बिना, यानी 32 के बिना सभी एफआरएस लिख रहा हूं, मौलिक अधिकार शक्तिविहीन, अर्थहीन और तर्कहीन। यानी इसके बिना सभी मौलिक अधिकार शक्तिविहीन, अर्थहीन और तर्कहीन
हैं। आर्टिकल 32 एक स्टेटमेंट देते हैं, वो अभी समझाऊंगा, एक एक के बारे में बात करूंगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की हृदय व आत्मा का निर्माण करते हैं। आत्मा का निर्माण करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो आप ये समझने का प्रयास करेंगे। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर आर्टिकल 32 ना हो तो हमारे जितने भी क्या ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं उनके बिना क्या है कि अगर आर्टिकल 32 ना हुआ तो इनमें जो हमें शक्ति प्रदान की गई है वो शक्ति कोई मतलब नहीं रखती। यानी ये क्या है, इसके बिना ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, शक्ति विहीन है। यानी इनके अंदर कोई भी ऐसी पावर नहीं है अगर आर्टिकल 32 एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसे आप व्यवहारिक थोड़ा क्रम में समझें कि ऐसे यदि अगर इन पर कोई आंच आती है तो सबसे पहले कौन खड़ा है, आर्टिकल 32 खड़ा है। यदि इनको अगर किसी तरीके से इफेक्ट होता है, ये प्रभावित होते हैं, तो सामने कौन आता है, आर्टिकल 32 आता है। अर्थहीन कि अर्थहीन का मतलब क्या हुआ, अर्थहीन का मतलब हुआ कि जैसे आर्टिकल 32 के बिना हम जो समानता का अधिकार करते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, धार्मिक शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं, संस्कृति के अधिकार की बात करते हैं, तो ये सारे अधिकार क्या हैं, ये अर्थहीन है। इनके बातें करने का मतलब कोई नहीं रह जाता, इनका कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा मैंने कहा तर्कहीन, यानी सिंपल बात है कि यही चीज है कि जो ये 5 फंडामेंटल राइट्स हैं इनके बारे में बात करना कोई लॉजिकल नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता यदि आप आर्टिकल 32 नहीं अगर समावेशन इसका नहीं किया गया होता। दूसरा, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि ये संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो संविधान की क्या है, हार्ट और सोल। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मानव शरीर में आत्मा का और हृदय का क्या रोल होता है, तो उसी तरीके से क्या है एक मेजर रोल होता है। मतलब सबसे प्रभावशाली अगर रोल किसी का होता है मानव शरीर में तो किसका होता है, हृदय का और वह आत्मा का। तो इसके आधार पर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये क्या है, ये क्या है, जैसे मानव शरीर में हृदय और आत्मा क्या है, एक मेजर रोल, एक व्यापक रोल अदा करते हैं, उसी प्रकार से जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो क्या है, संपूर्ण संविधान में संविधान की हृदय और आत्मा का निर्माण करते हैं। अब जिनके बारे में बातें की जा रही हैं एटलीस्ट हमें उनका पता भी होना चाहिए किस तरीके से वो हमें प्रोवाइड होते हैं। तो अब हम पढ़ने का आगे पढ़ेंगे कि कौन से हमें 5 अधिकार संवैधानिक के उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हमें कौन से 5 अधिकार मिले हैं, हम एक एक की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हाँ, 5 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें 5 प्रकार से बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आता है परमादेश, तीसरा आता है प्रतिषेध, चौथा आता है
उत्प्रेषण और पांचवा आता है अधिकार प्रच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कॉर्पस। परमादेश को कहते हैं मेंडामस। प्रतिषेध को कहते हैं प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण को कहते हैं सर्टियोरी और अधिकार प्रच्छा को कहते हैं क्यो वारंटो। नेक्स्ट, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या, मैं एक ही के देखो दोस्तों, आप अगर इन्हें इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आप एग्जाम में सवाल गलत नहीं करेंगे। मैं अभी आपको एक एग्जाम पेपर में सवाल अभी रिसेंटली आया है, किस तरीके से पूछा गया है मैं उसका भी जिक्र करूंगा। और अगर आप इसे इस तरीके से याद रखेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। और इनके बीच में फर्क क्या है मैं एक एक करके बात करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आप पहले इनको समझे। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है को प्रस्तुत करें, को प्रस्तुत, हाँ ऐसे लिखें, को प्रस्तुत करें, को प्रस्तुत करें। मैंडामस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, और उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित करना या सूचना देना, और क्यू वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से, किस अधिकार से या फिर किस अधिकार से, या फिर हम कहेंगे प्राधिकृत, प्राधिकृत। ये चीज सबसे पहला हमने जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हमने जाना परमादेश, तीसरा हमने जाना प्रतिषेध, और चौथा जाना उत्प्रेषण, और पांचवा जाना अधिकार प्रच्छा। इंग्लिश में भी अगर आपको कभी कठिनाई हो, इंग्लिश में मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इनके इंग्लिश में भी नाम आते हैं हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यो वारंटो। शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत करें या प्रस्तुत किया जाए, मेंडामस हम आदेश देते हैं, प्रोहिबिशन रोकना, और उत्प्रेषण प्रमाणित करना या सूचना देना, और किस अधिकार से या प्राधिकृत। अब इनका जो मतलब होता है हम उनको एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बंदी प्रत्यक्षीकरण की, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है दोस्तों कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे न्यायालय में पेश करें, न्यायालय में पेश करें। यह कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कितने अंतर? 24। आर्टिकल 20 पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद हो, उसमें 3 शर्तें मैंने आपको बताई थी कि आर्टिकल 22 की बात करूंगा, 2 सिद्धि के संदर्भ में
गिरफ्तारी के संदर्भ में अधिकार। आर्टिकल 22 में मैंने आपको चीजें बताई थी, तो सेम कंडीशन क्या है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होती है वही यहां पर आती हैं कि ये कहता है कि अगर सपोज दैट, मैं इधर ही समझा देता हूं कि एक्स व्यक्ति को क्या किया, ये वाई क्या है, पुलिस स्टेशन है, ठीक है, और यहां क्या है, हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो एक्स व्यक्ति को क्या है, क्या एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति को पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया, तो हाई कोर्ट कहता है या सुप्रीम कोर्ट कहता है किसके अधिकार के तहत, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, कि आपको 24 घंटे के अंतर्गत इस एक्स व्यक्ति को कहां, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में क्या करना होगा, पेश करना होगा। ये बात हमारा आर्टिकल 32 के तहत जो हमारा हेबियस कॉर्पस है वो कहता है, और आपने देख भी लिया होगा शाब्दिक अर्थ क्या है, को प्रस्तुत करें। यहां से भी सवाल बना है, अभी मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात हमने किसके बारे में जानी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में जानी, ठीक है। और नोट करके आप लिखिएगा कि यह अधिकार आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा संवैधानिक उपचार का अधिकार, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो कौन सा अधिकार है जो आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो आप किसका नाम लेंगे, हेबियस कॉर्पस का नाम लेंगे। ठीक बात है। नेक्स्ट आता है परमादेश, हम आदेश देते हैं। आई होप आपने ये नोट डाउन किया होगा, आप इसे नोट डाउन करें क्योंकि आगे का फिर मैं रफ करूंगा, फिर समझाता हुआ चलूंगा। मैं इसे रफ करूंगा फिर मैंडामस समझाऊंगा। चलिए, मैंडामस देखो, मैंडामस का मतलब क्या होता है, इस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को या फिर अधीनस्थ न्यायालय को या सरकारी कर्मचारी को क्या है, आदेश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसे भी समझें आप। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसे, अधीनस्थ न्यायालय को या फिर सरकारी कर्मचारी को, और सुप्रीम कोर्ट भी किसे, हाई कोर्ट को भी और अधीनस्थ न्यायालय या फिर सरकारी कर्मचारियों को। आप सबसे बेहतर एग्जांपल ये होगा कि सपोज दैट किसी भी मुद्दे पर कोई आदेश देना है, कोई काम नहीं कर रहा है या फिर कहीं पे कोई दिक्कत आ गई है। दिक्कत आ गई है इन द सेंस कि जैसे आपने देखा होगा कर्मचारी क्या है, हड़ताल करते हैं। तो हड़ताल करते हैं तो इससे क्या है, इससे जन सामान्य का लॉस होता है, उनका जो समय है, कीमती समय बर्बाद होता है क्योंकि ऑफिस में काम नहीं हो पाता। दूसरा, इसी प्रकार से आप अधीनस्थ न्यायालय में भी या हाई कोर्ट में भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप इसे हड़ताल के बारे में अगर समझेंगे तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यदि अगर वो हड़ताल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, परमादेश जारी कर सकता है कि आप क्या करें, आप ये हड़ताल खत्म करें और जल्दी से जल्दी अपने काम पर लौटे, नहीं तो क्या है, आपकी नौकरी खत्म की जा सकती है। इस आधार पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी कर सकता है। इसी को लेकर मैंने आपको एक आरक्षण का मुद्दा जब बताया था, आरक्षण में आपको समझा रहा था, तो मैंने बताया कि उत्तराखंड ने क्या किया 2013 में, छोटा सा किस्सा है समझिए, कि उत्तराखंड ने 2013 में क्या किया, आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन खत्म कर दिया। इसको लेकर SC और ST में, इसको लेकर वो लोग गए कहां पर, हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने अपने इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग करते हुए क्या दिया, मेंडामस यानी परमादेश दिया और राज्य सरकार को कहा कि आपको क्या देना पड़ेगा, आपको SC ST को प्रमोशन में आरक्षण देना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट अपील कहां गई, सुप्रीम कोर्ट में गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः कहा कि हाई कोर्ट को, राज्य सरकार को कोई भी अथॉरिटी नहीं है यह कहने की आपको आरक्षण देना है या नहीं देना है। यह बात किस पर डिपेंड करती है, राज्य सरकार पर डिपेंड करती है कि वो आरक्षण दे या ना दे। इसी आधार पर कहा गया था कि आरक्षण क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप इसलिए कहता हूं न्यूज़पेपर के टच में रहे, वहां ये शब्दावली आपको काफी देखने को मिलेंगी। तो ये परमादेश का ही यूज किया था। या फिर हाई कोर्ट क्या करे, अगर हाई कोर्ट को लगे कि कोई लोक व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दा है तो उस पर क्या है, हाई कोर्ट डिसीजन दे सकता है, आदेश दे सकता है, और वो किसके अंतर्गत आएगा, परमादेश के अंतर्गत आएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं इसे रफ करता हूं, आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होता है, हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर क्या होता है, सत्र न्यायालय, जो तहसील स्तर पर होते हैं, आप देखते होंगे। तो यदि हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, या फिर यहां पर कोई मामला चल रहा है, तो देखो इसे थोड़ा सा समझना कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, चल रहे मामले को हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या फिर इसे सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई, क्योंकि यहां से ऐसे जाते हैं ना, हम यहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, यहां से हाई कोर्ट जाएंगे और यहां से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सत्र न्यायालय को आप खत्म कर दें, इसकी बात हम नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात करते हैं खाली कि यहां से क्या है, यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को डायरेक्ट आदेशित कर सकता है कि आपके पास जो मामला चल रहा है उसमें आपको सुनवाई की अथॉरिटी नहीं है, और इस आप चल रहे मामले को कहां ट्रांसफर करें, सुप्रीम कोर्ट में करें। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिषेध आपने देखा, मामला चल रहा था, मामले को रोका और रोककर कहां बुला लिया, अपने पास बुला लिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास बुला लिया। इसी तरीके से हाई कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे मामले को अपने पास बुला सकता है, यानी चल रहे मामले को। यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह बात है प्रतिषेध की, यानी प्रोहिबिशन की। नेक्स्ट आता है सर्टियोरी। ठीक है, चल रहे मामले, अभी सर्टियोरी में भी हम पढ़ेंगे, उसे भी देखेंगे अभी। उत्प्रेषण के अधिकार के अनुसार कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनाए जा चुके मामले को फिर से ओपन या उसकी सुनवाई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट सुनाए जा चुके मामले को फिर से ओपन या उसकी सुनवाई कर सकता है। और किसके, वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल लागू होगा यदि हाई कोर्ट ने मामला सुनवाई कर चुका है, या फिर हाई कोर्ट को अपने पास बुलाना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई कर चुका है। ये इसके आधार पर लागू होते हैं। तो आई थिंक काफी लाइट पड़ रही है, तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं उसमें आप समझने की कोशिश करें। मैं ऊपर लिख देता हूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये वाली बात है। ये यहां को बुला सकता है जो मामला सुना दिया गया है निर्णय, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है। तो देखो, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है।
हमने प्रतिषेध की बात करी तो चल रहे मामले को, और यहां पर उस पर क्या है, जजमेंट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें क्या है, विधि का सारवान प्रश्न छिपा हुआ है। यानी क्या है कि संवैधानिक जो तथ्य थे उनकी व्याख्या सही तरीके से नहीं की गई, और इसके आधार पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट सुनाए जा चुके फैसले को फिर से कोर्ट कर सकता है और उसके बारे में डिसीजन दे सकता है। सेम एज इट इज आप देख सकते हैं कि जैसे परमादेश के बारे में कहा, भाई राज्य हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को यह कहा कि आप प्रमोशन में आरक्षण दो, तो डिसीजन दे चुके। और यहां पर क्या है कि इस सर्टियोरी का उत्प्रेषण का यूज करके कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। और जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुनाए जा चुके फैसले को या डिसीजन को क्या किया, पलट दिया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि डिसीजन में बहुत सारी बातें होती हैं, उन्हें मैं क्लास में डिस्कस करके क्लास को लेंथी नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उत्प्रेषण का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था। आप वहां भी देख सकते हैं, चीजों को इंटरलेट करने के माध्यम से ये काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिषेध में चल रहे मामले को और उत्प्रेषण में प्रमाणित करना। यानी हम क्या करेंगे, अब हम प्रमाणित करेंगे क्या सही है क्या गलत है, सूचना देके अपने पास बुला लेंगे। नेक्स्ट आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के बारे में क्या कहता है, देखो दोस्तों, अधिकार परीक्षा कहता है कि यदि कोई व्यक्ति छल या कपट से सार्वजनिक सेवा में चयनित हुआ है तो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधिकार परीक्षा के आधार पर हटा सकता है, हटा सकता है, हटा सकता है। ठीक है दोस्तों, हटा सकता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप सार्वजनिक सेवा यानी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपने क्या किया, इलीगल डॉक्यूमेंट बनवा के आप नौकरी में चयनित हो गए, तो इसके आधार पर क्या है कि आपके अगेंस्ट कोई चला गया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा क्यों वारंटों का कह सकता है कि क्यों ना मैं आपको हटा दूं, आप किस अधिकार से इस नौकरी पर चयनित हुए हैं। यानी आपके पास लीगल दस्तावेज नहीं है, वैधानिक दस्तावेज नहीं है, तो इस आधार पर क्या है, हम आपकी नौकरी आपसे पृथक कर सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर मैं आपको बताऊं, एक केस आया था सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है दोस्तों, सीवीसी बने थॉमस, ये केरल के थे, ठीक है। जब थॉमस केरल के थे और थॉमस क्या बन गए, सीवीसी बन गए। सीवीसी में आपको बता दूं पहले, सीवीसी होता क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है वो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की क्या करता है, जांच करता है। बताऊंगा सीबीआई क्या होता है, सीवीसी क्या होता है, लोकपाल क्या होता है, इनके बारे में आपको स्पष्टतः जानकारी मिलेगी। तो ये क्या था कि सीवीसी का चेयरमैन बन गया, सीवीसी ही बोलते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस जो हमारे यहाँ कमिश्नर है वो कौन था, थॉमस था। अब थॉमस क्या था, ऑयल घोटाले में, ऑयल
घोटाले में लिप्त था, ठीक है, ऑयल घोटाले में लिप्त था, सरकार ने इसे सीवीसी बना दिया। इसके अगेंस्ट कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट में रिट चली गई कि आप किस अधिकार से इस पर बैठे हैं सीवीसी पर, यानी आप खुद तेल के घोटाले में संलिप्त है और आप सीवीसी, आप सतर्कता की जांच करेंगे, आप भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, तो क्यों ना मैं आपको पद से हटा दूं। आपको दोस्तों मजे की बात बताऊं कि अधिकार परीक्षा रिट फाइल ही हुई थी, वहां पर केस फाइल ही हुआ था, थॉमस साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और किस कारण दे दिया था, इस कारण दे दिया था क्योंकि वो बात सही थी और वो ऑयल घोटाले में संलिप्त थे, तो इस आधार पर भी क्या है, थॉमस को सीबीसी से रिजाइन देना पड़ा था। और किस अधिकार, इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के आधार पर ही, ठीक है। अब इसे आप समझ सकते हैं जैसे समानता का अधिकार है, उस आधार पर क्या है कि किसी और को मिलना चाहिए था, आपने किसी और ने क्या है, किसी का हक मार के वो नौकरी ले ली या फिर वो पद ले लिया, तो इस आधार पर क्या है, विपक्षी पार्टी जो थी वो कहां गई, कोर्ट गई। और कोर्ट ने क्या किया, अपनी इस रिट का प्रयोग करते हुए थॉमस से पूछा और थॉमस ने क्या किया कि मैं पद पर नहीं रहूंगा, मैं रिजाइन देता हूं। इस आधार पर रिजाइन दे दिया गया। सीवीसी के बारे में कुछ लीगल चीज है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसकी स्थापना के संथानम समिति की अनुशंसा पर 1964 में की गई थी। तो नोट करके आप इसे बना लें कि सीवीसी की स्थापना कब की गई थी, 1964 में, और किसकी समिति की अनुशंसा पर, के संथानम समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आई थिंक यहां लाइट पड़ रही है, ये चीज आपको दिख रही होगी, दोबारा फिर लिख ले, के संथानम समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब एक दो चीज, कुछ छोटी सी लीगल पॉइंट है जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, आप उसे शुरू में ही ऐड करें, इसलिए आप उसे समझ लें, ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो एफआरएस से संबंधित रिट सुनी जाती हैं तो वो किसके, आर्टिकल 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट में किस, आर्टिकल 226 के अनुसार। और ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर सुनवाई का अधिकार किसी को प्राप्त है तो वो किसे प्राप्त है, या तो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है या कि फिर हाई कोर्ट को प्राप्त है। और एक मजे की बात है कि एक बार को हाई कोर्ट मना कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे यहां न्यायालयों के पास काफी केसेस मौजूद हैं, तो एक बार को हाई कोर्ट मना कर सकता है कि हम आपके मौलिक अधिकारों पर त्वरित सुनवाई नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, सोचिए आप, 10 सेकंड का समय, सोचिए क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, मैं बताता हूं। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आर्टिकल 32 अपने आप में, आर्टिकल 32 अपने आप में क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मैंने बताया एक बार को हाई कोर्ट मना कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है, मना नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 32 क्या है, अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट भी कितने प्रकार की, 5 प्रकार की उन्हें रिट बोलते हैं। जो मैंने आपको 5 संवैधानिक उपचार के अधिकार बताए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रिट, WRITE, रिट। और ये भी क्या है, रिट, ठीक है दोस्तों। हाई कोर्ट की जो रिट का प्रभाव है वो पूरे देश पर होता है, और इसकी रिट का जो प्रभाव है वो संबंधित
राज्य के क्षेत्र पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोबारा फिर समझ ले, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रिट पर सुनवाई करता है, 5 रिट, जो चीजें मैंने आपको बताई उसके आधार पर क्या है, उसका प्रभाव संपूर्ण देश पर होगा। और हाई कोर्ट अगर सुनवाई करता है तो संबंधित, यानी जिस राज्य से संबंधित हाई कोर्ट है तो उस पर क्या होगा, पूरे प्रदेश पर उसका प्रभाव होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अपने आप में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो क्यों हृदय, इसकी संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा गया, तो मूल कारण उसके पीछे यही है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में जो भी कुछ लीगल पॉइंट है या जो भी है, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, कल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।